हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम ट्रेजी। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रिगार्डिंग JNU MA पॉलिटिकल साइंस। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिटेल से बातें करेंगे रिगार्डिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फीस स्ट्रक्चर क्या है, कितने सीट्स हैं अलग अलग कैटेगरी में, रिजर्वेशन पॉलिसी क्या है और इसके साथ साथ डिप्रीवेशन पॉइंट किस तरीके से अलॉट होते हैं। तो जितने भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो 2023 के लिए आप लोग CUET का एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, और नोटिफिकेशन बेल भी दबा लें सो दैट आपको सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलता रहे। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि एग्ज़ाम ट्रेजी की तरफ से ऑनलाइन क्लासेस जो है वो स्टार्ट होने वाली है रिगार्डिंग द प्रिपरेशन, और उसके बारे में भी अगर आपको कोई भी चीज़ डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप लोग कॉल या मैसेज कर सकते हो द नंबर 8448878849। और जो क्लासेस होती है उसमें आपको लाइव क्लासेस दी जाती है, गूगल मीट के थ्रू सामने क्लासेस होती है। क्लासेस के साथ साथ डिटेल स्टडी मटेरियल होता है, क्वेश्चन बैंक, टेस्ट सीरीज, प्रीवियस पेपर्स, UGC पेपर्स, सब कुछ प्रोवाइड किया जाता है। और इस वीडियो को आपको पूरा देखना है। इसमें जो है हम लोग एडमिशन प्रोसेस के बारे में सबसे पहले डिस्कस करेंगे। कौन से आपको एग्ज़ाम देने हैं, वो एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है, किस तरीके से उसका टाइम होता है, वो सारा बातें हम लोग कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। दूसरा है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने पॉलिटिकल साइंस से ग्रेजुएशन नहीं किया है, किसी और सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन किया है, तो उनका अक्सर ये क्वेश्चन होता है कि क्या मैं क्वालिफाइड हूँ या नहीं हूँ JNU में एडमिशन के लिए। तो उसके बारे में भी बातें करेंगे। नेक्स्ट है आपके सीट्स को लेकर, जो कैटेगरी वाइज अलग अलग डिफरेंट कैटेगरी जो उसमें कितने सीट्स हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। डेप्रीवेशन पॉइंट एक इम्पॉर्टेंट है, जहाँ पे इस बार भी हम लोगों ने देखा है कि डेप्रीवेशन पॉइंट्स के कारण जो अप डाउन बहुत हुए हैं इस बार भी आपके कट ऑफ को लेकर, तो उसके बारे में भी हम लोग बातें करेंगे। और इसके साथ साथ जिन लोगों ने 2022 का जो कट ऑफ निकला था JNU के लिए, जितने लोगों ने इसका नहीं देखा है तो हम लोगों ने सेपरेटली कट ऑफ को लेकर जो है वीडियो अपलोड किया था, तो उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। सिलेबस के बारे में हम लोग सेपरेटली एक वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिर फीस स्ट्रक्चर, JNU का फीस स्ट्रक्चर किस तरीके से है उसके बारे में भी बातें करेंगे। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिजर्वेशन पॉलिसी है वो किस तरीके से JNU में अप्लाई होती है उसके बारे में भी बातें करेंगे। और लास्ट में सुपर न्यूमररी सीट्स, जो डिफेंस कोटा की जो सीट्स होती हैं उसमें क्या क्या प्रायोरिटी होती है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि उसमें जो भी रिजर्व कैटेगरी में नहीं आ रहे हैं या जिनके स्कोर कम है, अगर वो डिफेंस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उनको एडमिशन मिल जाएगा। एक प्रायोरिटी लिस्ट होती है, उसी लिस्ट के अनुसार से ही सिलेक्शन होता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस का। तो सबसे पहला जो मैं आपको बता दूं, और इसके लिए हम लोग ने सेपरेटली भी एक वीडियो डाला है जहाँ पे कंप्लीट प्रोसेस को हम लोगों ने समझाया है। तो CUET का एक एग्ज़ाम होता है जो कि NTA के द्वारा ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है। और इस बार जो NTA का जो एग्ज़ाम का डेट है वो 1 से लेके 10 जून तक का जो है डेट लाया गया है, जहाँ पे ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा, और इसके फॉर्म जो है आपके मार्च में स्टार्ट हो जाएंगे। तो बेसिकली CUET का जो एग्ज़ाम होता है ये कंप्यूटर बेस्ड होता है, मतलब ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है। 2 घंटे का एग्ज़ाम होता है। यहीं अगर हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन का, तो टोटल आपको 100 क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, और इसमें नेगेटिव मार्किंग जो है एक होता है, यानी कि अगर आपके एक गलत होते हैं, अगर आपने कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट किया और अगर आपका वो क्वेश्चन गलत हो गया तो उसके लिए आपको एक नेगेटिव मार्किंग जो है आपके टोटल स्कोर से माइनस कर दिया जाता है। और बाकी डिटेल्स एग्ज़ाम के बारे में हम लोग सेपरेटली तो आपको बताएंगे ही। तो CUET का जो एग्ज़ाम होता है ये टू डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइडेड होते हैं। जो सेक्शन ए होता है वो जनरल सेक्शन होता है, जहाँ पे 25 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और ये 100 मार्क्स के होते हैं। इसका सिलेबस हम लोग सेपरेटली आपको बताएंगे, लेकिन अगर जनरल सेक्शन के बारे में मैं आपको बता दूं, जिसमें GK पूछा जाता है, इंग्लिश पूछा जाता है, क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, रीजनिंग के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और ये 25 क्वेश्चंस टोटल होते हैं। वहीं अगर हम लोग बात करें दूसरा सेक्शन जो आपका पॉलिटिकल साइंस, और जो CUET का एग्ज़ाम होगा उसका जो कोड है PGQP42। तो ये PGQP42 का आपको जो है एग्ज़ाम देना होगा। सेक्शन बी जो होता है वो POLM का, पॉलिटिकल साइंस का, जहाँ पे आपसे 75 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं,
और टोटल 300 मार्क्स के होते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखिएगा तो करेक्ट क्वेश्चन के लिए जो आपको 4 मार्क्स अलॉट होते हैं, अगर आपने कोई भी क्वेश्चन सॉल्व किया अगर वो करेक्ट होता है तो उसके लिए आपको 4 मार्क्स मिलते हैं। वहीं अगर कोई क्वेश्चन आपका गलत होता है तो उसके लिए आपका 1 मार्क्स कट जाता है। अब यहाँ पे आप देखिएगा जो हम लोगों ने एक एरो बनाया है, यहाँ पे जनरल का एरो नहीं बनाया है, सिर्फ सेक्शन बी जबकि जो 75 क्वेश्चंस हैं उसी में एरो डाला है। इसका मतलब ये होता है कि जेएनयू जो है इसी सिर्फ 75 क्वेश्चंस के बेसिस पे ही आपको एडमिशन देता है। जेएनयू आपके 25 के जो स्कोर्स हैं उसको कंसीडर नहीं करता है। दूसरा यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो है वो है डिप्रीवेशन पॉइंट। तो डिप्रीवेशन पॉइंट्स के भी मार्क्स जो है ऐड होते हैं और उसके बाद जो है जो भी आपने मान लीजिए ये आउट ऑफ 375 क्वेश्चंस 4 मार्क्स पर क्वेश्चन, तो टोटल हो जाते हैं आपके 300 मार्क्स। तो 300 मार्क्स को पहले ये परसेंटेज में कन्वर्ट किया जाता है कि आउट ऑफ 300 आपने कितने मार्क्स स्कोर किए। तो जो भी आपका एंट्रेंस जो सीयूटी स्कोर जो होगा उसमें आपके डिप्रीवेशन उसको परसेंटेज में कन्वर्ट किया जाएगा और परसेंटेज में आपके डिप्रीवेशन जो पॉइंट्स हैं वो ऐड किए जाते हैं और फाइनल जो है कट ऑफ निकाला जाता है। तो ये पूरा प्रोसेस हो जाता है। अगर हम लोग एडमिशन की बात करें, एग्जामिनेशन की बात करें, किस तरीके से आपके जो है मेरिट लिस्ट तैयार होती है, सेपरेट भी एक वीडियो डालेंगे जहाँ पे आपको मेरिट लिस्ट के बारे में बताएंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको एक प्रॉब्लम होती है ये समझने में कि मेरिट लिस्ट कैसे तैयार होता है। तो प्रोसेस के बारे में बात करें तो आपको जो पहला इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको सीयूटी का एंट्रेंस एग्ज़ाम देना ही देना होगा। जेएनयू का जो है अब सेपरेट एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं होता है। 2022 से 2022 ऑनवर्ड्स जो है अब सीयूटी के अंदर ही जेएनयू का एडमिशन होगा। तो सीयूटी बस एक स्कोर रिलीज करता है, उसी स्कोर के बेसिस पे जेएनयू जो है इनवाइट करते हैं सभी स्टूडेंट को अप्लाई करने के लिए, और फिर जितने स्टूडेंट अप्लाई करते हैं और उससे फिर जो है मेरिट लिस्ट निकल कर आती है। लेकिन उसमें डेप्रीवेशन पॉइंट्स भी ऐड होते हैं। डेप्रीवेशन पॉइंट जो है सभी स्टूडेंट्स को नहीं मिलता है, कुछ कुछ ही एलिजिबल स्टूडेंट हैं जिनको डेप्रीवेशन पॉइंट मिलता है, और ये डेप्रीवेशन पॉइंट बहुत ज़्यादा कट ऑफ को इन्फ्लेट भी करता है। तो उसके बारे में भी आगे वीडियो में बताएंगे कि डेप्रीवेशन पॉइंट कितना मिलता है और वो कट ऑफ को किस तरीके से इंक्रीज कर देता है। नेक्स्ट अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो इसमें ये बोला जाता है कि आपके पास बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए, आपने ग्रेजुएशन कर रखा हो या फिर बीटेक कर रखा हो, 10+2+3 पैटर्न पे आपने अपना जो है एटलीस्ट ये इतने साल की पढ़ाई आपने एटलीस्ट कंप्लीट की हो। और अगर मान लीजिए आपने ग्रेजुएशन सोशल साइंसेज से किया है, अब सोशल साइंसेज से मतलब एनी सब्जेक्ट, इसमें ये इम्पॉर्टेंट नहीं होता है कि आपका जो है ऑनर्स प्रोग्राम है या फिर प्रोग्राम कोर्स, आपके पास ऑनर्स डिग्री है या प्रोग्राम के कोर्सेज से, वो मायने नहीं रखता है। आपका बस सोशल साइंसेस में अगर है, चाहे आप वो, और सोशल साइंसेस में आपके वो ह्यूमैनिटीज़ के या फिर लैंग्वेजेस के भी सब्जेक्ट्स इंक्लूड हो जाते हैं। मान लीजिए आपने इंग्लिश से किया हो, हिंदी से किया हो, संस्कृत से किया हो, इतने कोई मायने नहीं रखता है। ग्रेजुएशन में जो है आपका 50% मार्क्स होना चाहिए। दूसरा यहाँ पे मैं एक बात और बता दूं कि यह इम्पॉर्टेंट नहीं है कि अगर आपने रेगुलर किया है या फिर डिस्टेंस से किया है, मतलब कि ओपन, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो मान लीजिए जिन्होंने अपना जो ग्रेजुएशन है वो उन्होंने मान लीजिए इग्नू से किया हो, तो ऐसा नहीं है कि वो एलिजिबल नहीं है, वो भी एलिजिबल है। और दूसरा, अगर मान लीजिए आपके पास साइंस की डिग्री है, मान लीजिए आपने बीएससी फिजिक्स किया है, बीएससी मैथमेटिक्स किया है या फिर बीटेक किया है, तो उस केस में आपके पास 55 जो है आपके परसेंटेज होने चाहिए। और ये 55 जब मैं आपको दोबारा बता दूं कि ये जो 50% मार्क्स दिया गया है, 55% मार्क्स दिया गया है, ये ओवरऑल है। ये 3 इयर्स या 4 इयर्स के बाद जो आपका परसेंटेज निकल कर आता है ये उसका मार्क्स है, ये लास्ट ईयर का नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि सर मेरा जो है लास्ट ईयर में 45% ही रह गया तो क्या मैं एलिजिबल हूँ। देखिए वो डिपेंड करता है कि आपका ओवरऑल 50% या 55% हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तब आप एलिजिबल नहीं है। बाकी आपके फर्स्ट ईयर में मान लीजिए 45% ही रहा हो और थर्ड ईयर में चलकर ओवरऑल अगर आपका 55 भी हो जाता है,
ये 50 भी हो जाता है सोशल साइंसेस में, 55 हो जाता है साइंसेस में, इंक्लूडिंग टेक्नोलॉजी। तो यहाँ जो टेक्नोलॉजी का दिया गया इस मीन्स बीटेक या बीई, बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग। तो दोनों में से आपने कुछ भी किया हो तो आप जो है एलिजिबल हैं। और यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे एज क्राइटेरिया नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ये कॉल करके पूछा कि सर मेरा जो ग्रेजुएशन है 2015 में हुआ है तो क्या मैं एलिजिबल हूँ। तो आप जो है एलिजिबल हैं, क्योंकि कितना भी गैप ईयर है उससे कोई मायने नहीं रखता है। आपका बस 50% अगर आप साइंस सोशल साइंसेस से हैं और 55% अगर आप साइंस से हैं, तो बस यही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अब बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ सीट्स की। तो जेएनयू में एमए पॉलिटिकल साइंस की जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स है वो है 96। जो जनरल कैटेगरी की सीट्स है वो है 39। ओबीसी की जो सीट है 26। शेड्यूल ट्राइब्स की जो सॉरी ये शेड्यूल कास्ट की सीट है, ये कास्ट, ये ट्राइब, ये शेड्यूल कास्ट की जो सीट है 14, ट्राइब की 7, और डिफरेंटली एबल्ड की जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं वो है 5, और ईडब्ल्यूएस की जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं वो है 10। तो इन सबको ऐड कीजिएगा तो आपके 96 सीट्स हो जाते हैं। अब जेएनयू में पॉलिटिकल साइंस के अलावा जो पीजी क्यूपी 42 से जो है आईआर में भी एडमिशन होता है और पीआईएसएम में भी एडमिशन होता है। तो इन दोनों कोर्सेज के बारे में, सीट्स के बारे में, एलिजिबिलिटी के बारे में हम लोग सेपरेटली बातें करेंगे। अब नेक्स्ट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है वो है डेप्रीवेशन पॉइंट। और इस बार भी जब 2022 का एग्ज़ाम जो हो रहा था तो डेप्रीवेशन पॉइंट को लेकर बहुत ज़्यादा एक आप बोल सकते हैं कि अनसर्टेनिटी थी कि डेप्रीवेशन पॉइंट जो है किस तरीके से ऐड होगा। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि डेप्रीवेशन पॉइंट जो है उन स्टूडेंट को दिया जाता है जो उस जगह से उन्होंने पढ़ाई की है, जो मान लीजिए रूरल है या सेमी अर्बन काइंड ऑफ है। तो इसका जो लिस्ट है ये आपको जेएनयू के प्रोस्पेक्टस में मिल जाएगा। आप वहाँ पे जाके जेएनयू के प्रोस्पेक्टस में आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं आप वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट पे देख सकते हैं कि आपका डिस्ट्रिक्ट जो है डेप्रीवेशन लिस्ट में क्वार्टाइल 1 में या क्वार्टाइल 2 में आता है या नहीं। तो बेसिकली दो लिस्ट होती है, क्वार्टाइल 1 की और क्वार्टाइल 2 की। और जो भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो क्वार्टाइल 1 क्वार्टाइल 2 से आपने पढ़ाई नहीं की है तो फिर आपको कोई भी डेप्रीवेशन पॉइंट नहीं मिलेगा, एक्सेप्ट फीमेल कैटेगरीज का, उसका एक अलग डेप्रीवेशन पॉइंट है, उसके बारे में बातें करेंगे। तो अब क्योंकि यहाँ पे जो हम लोग बातें कर रहे हैं ये बीए के बेसिस पे जो है एमए के लिए एडमिशन है, तो यहाँ पे हम लोगों को यहाँ पे आप देख पाइएगा कि पीजी के एडमिशन के लिए दिया गया है। अब 10th-12th के लिए 3 मार्क्स है और यूजी के लिए 3 मार्क्स है। तो अगर आपने Q1 से किया है तो टोटल आपको 6 मार्क्स मिलते हैं। वहीं अगर आपका डिस्ट्रिक्ट क्वार्टाइल 2 में आता है तो आपको जो है टोटल 4 मार्क्स मिलेंगे पीजी के लिए, 10th-12th के बेसिस पे 2 मार्क्स और यूजी के बेसिस पे 2 मार्क्स। अब इसमें एक 10th-12th का जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, तो बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन आता है कि क्या मेरा सिर्फ 10th है तो मुझे मार्क्स मिलेगा या सिर्फ 12th है तो क्या मुझे मार्क्स मिलेगा। आपका 10th और 12th दोनों होना चाहिए, आइदर Q1 और Q2, तभी आपको जो है मार्क्स मिलेगा। और यहाँ पे क्लियरली दे दिया गया कि 10th आपका Q1 से, 12th Q1 से है तो आपको Q1 का बेनिफिट मिलेगा, 10th Q1 से 12th Q2 से है तो Q1 का मिलेगा। वहीं अपोजिट मान लीजिए 10th Q2 से है 12th Q1 से है तब भी आपको Q1 का ही बेनिफिट मिलेगा, और 10th-12th दोनों Q2 से तब आपको Q2 का यानी 4 मार्क्स का बेनिफिट मिलेगा, और 10th-12th के बेसिस पे आपको 2 मिलेंगे। ठीक है, और फिर डिपेंड करता है कि आपने यूजी किया है कि नहीं किया है। दूसरा, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो मान लीजिए 10th या 12th उन्होंने कोटाइल डिस्ट्रिक्ट से किया है लेकिन यूजी मान लीजिए दिल्ली यूनिवर्सिटी से कर लिया है, तो उसके बेसिस पे आपको जो सिर्फ ये वाला जो मार्क्स है 3 मार्क्स इन केस ऑफ Q1 एंड 2 मार्क्स इन केस ऑफ Q2 ये मार्क्स मिल जाएंगे। या मान लीजिए आपने 10th-12th दिल्ली से किया है और जो आपका जो यूजी का कोर्स है वो आपने ऐसे डिस्ट्रिक्ट से कर लिया जो आपका Q1 से बिलोंग करता है या Q2 से, उस केस में आपको यूजी की जो 3 मार्क्स हैं इन केस ऑफ Q1 एंड 2 मार्क्स है इन केस ऑफ Q2 ये मिल जाएगा। दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ऐसे ये सारा जो है ये फीमेल कैंडिडेट्स के लिए है, फीमेल कैंडिडेट्स। ठीक है, तो ऐसे जितने भी फीमेल, एक तो सबसे पहले मैं बता दूं कि सारे फीमेल कैंडिडेट को 5 पॉइंट्स एक्स्ट्रा मिलते हैं इरिस्पेक्टिव ऑफ वो
किस भी कैटेगरी से बिलोंग करती हैं। 5 पॉइंट्स का मतलब हो जाता है 5 मार्क्स, 5% आपका जो है इंक्रीज हो जाता है। और जो मैंने आपको बोला था कि आप 300 में जो भी आप स्कोर करते हैं ये आपका परसेंटेज में कन्वर्ट होता है और ये जो है उसी परसेंटेज में ऐड अप होता है। और ये जो मार्क्स हैं दिस इज डिफरेंट फ्रॉम आपका ये क्वार्टाइल मार्क्स। क्वार्टाइल मार्क्स तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, और उसके अलावा आपको जो है ये 5 पॉइंट्स या 5 परसेंटेज पॉइंट्स मिलते हैं। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको मान लीजिए 10 डेप्रीवेशन पॉइंट मिल गया, तो 10 डेप्रीवेशन पॉइंट मतलब 10% आपका इंक्रीज हो गया। अगर आपने 80% स्कोर किया है अगर एंट्रेंस सीयूटी के एग्ज़ाम में, तो आपका जो टोटल बन के आएगा वो 90% बनकर आएगा। और उस केस में अगर आपका इस बार का कट ऑफ जनरल कैटेगरी का अगर हम लोग बात करते हैं तो पॉलिटिकल साइंस का जो है 85 गया था, तो 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा फीमेल कैटेगरीज में। ऐसे जितने कैंडिडेट्स हैं फीमेल कैंडिडेट जो SC ST OBC PWD क्वार्टाइल 1 या क्वार्टाइल 2 से बिलोंग करते हैं, तो आपको 5 के बदले 7 मार्क्स मिलता है। तो उस केस में मान लीजिए कोई ऐसी फीमेल कैटेगरी है जो क्वार्टाइल 2 से बिलोंग करती है, तो उस केस में तो आपको, या मान लीजिए क्वार्टाइल 1 से बिलोंग करती है, तो उस केस में आपको यहाँ के 6 मार्क्स और यहाँ के 7, तो टोटल हो जाता है 13, लेकिन JNU मैक्सिमम 12 ही देता है, तो आपको 12% आपका इंक्रीज हो जाएगा। बाकी अगर अगर आपको ये पता नहीं चल रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो उसको भी हम लोग सेपरेटली डिस्कस करेंगे। लेकिन ये क्वार्टाइल मार्क्स जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, डेप्रीवेशन पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फॉर एग्जांपल किसी कैंडिडेट को अगर 10 परसेंटेज पॉइंट्स मिल जाता है, तो उस केस में अगर आप देखते हैं, अगर मान लीजिए आपने 80% स्कोर किया तो आपका टोटल 90 हो जाता है। 90 इंटू 3 कीजिएगा तो ये आपका 270, मतलब 300 में ही आपका जो है ये आपने 240 स्कोर किया और 30 मार्क्स और आपका ऐड हो गया, तो आपका स्कोर बन जाता है 270। तो आप मान लीजिए कि हर एक पॉइंट इज इक्वलेंट टू योर 3 मार्क्स। अब फी स्ट्रक्चर, तो देखिए JNU का जो फी स्ट्रक्चर ये बहुत ही नॉमिनल है। नॉमिनल है इन द सेंस कि एक तो आपका एकेडमिक फी हो जाता है, एक हो जाता है हॉस्टल फी। एकेडमिक फ़ी जो है पर सेमेस्टर की अगर 6 मंथ्स की बात करें तो ये ₹150 के अराउंड है जो आपको पे करना होता है। सिर्फ एडमिशन के टाइम में आपको अराउंड ₹380 फ़ी पे करना होता है, और एकेडमिक फ़ी तो कुछ है ही नहीं। इस हिसाब से आप मान के चलिए तो टोटल 2 इयर्स में आप जो है रफली मान के चलिए 700 पे करते हैं इन टर्म्स ऑफ एकेडमिक फ़ी। और वहीं अगर हम लोग हॉस्टल फ़ी की बात करते हैं तो हॉस्टल फ़ी थोड़ा सा इंक्रीज करता है, और जो अभी के टर्म में वो अराउंड 2500 के अराउंड है, लेकिन ये हॉस्टल टू हॉस्टल वेरी करता है। एंड दिस फ़ी इज़ मंथली फ़ी, बेसिकली मंथली फ़ी इन टर्म्स ऑफ कि आप जो भी आपके जो फूड के कॉस्ट होते हैं, हर एक हॉस्टल में क्या होता है टोटल एक कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो जाता है, तो उस हिसाब से आपका जो है और नॉमिनल फ़ी ही होता है। 2500 अगर आप दिल्ली के बारे में सोचें तो बहुत ही कम है एक महीने का, तो फ़ी के अराउंड इतना ही होता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका अगर फैमिली इनकम लो है तो 2000 जो है मीन कम MCM मिल जाता है। MCM मतलब मेरिट कम मीन कम मेरिट स्कॉलरशिप, जो कि जिनका 1 लाख से कम है या 1.5 लाख 2 लाख जो भी है, और ये पर मंथ स्कॉलरशिप मिलता है, तो आपका ये खर्चा भी बहुत ज़्यादा जो है सॉर्ट आउट हो जाता है। अब बात करते हैं रिजर्वेशन को लेकर। तो रिजर्वेशन में जो 15% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सीट्स है वो शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व्ड है, और वहीं 7% जो 7.5% वो शेड्यूल ट्राइब के लिए सीट्स रिजर्व्ड है। OBC की हम लोग बात करें तो टोटल जो है आपका 27% सीट रिजर्व्ड होता है। और अगर EWS की बात करें तो एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म 10% सीट्स रिजर्व्ड होता है। यहीं अगर आप देखिएगा कि 5% ऑफ द सीट्स आर रिजर्व फॉर PWD कैंडिडेट्स डन हॉरिजेंटली। डन हॉरिजेंटली का मतलब ये होता है कि अलग अलग जो कैटेगरीज हैं, मान लीजिए जनरल कैटेगरी है, तो जनरल कैटेगरी में 5% सीट आपका PWD के लिए रिजर्व्ड है। आपका OBC है तो OBC में 5% सीट आपका PWD कैटेगरीज के लिए रिजर्व्ड है, तो इसका मतलब हो जाता है डन हॉरिजेंटली। अब ये जो है ये आपका सुपर न्यूमररी सीट्स हैं। सुपर न्यूमररी सीट्स मतलब आप वो उन लोगों के लिए होता है
जो डिफेंस, जिनके पेरेंट्स जो हैं डिफेंस में एज अ सर्विंग हैं, एक्स सर्विसमैन हैं या फिर मार्टर्ड हो चुके हैं, तो उनके लिए जेएनयू एक स्पेशल प्रोविज़न निकालता है उनको एडमिशन देने के लिए। और बहुत सारे लोगों का जो ये क्वेश्चन होता था कि वार्ड्स ऑफ पुलिस फोर्सेस पार्लियामेंट्री उनको मिलता है कि नहीं मिलता है, तो यहाँ क्लियरली मिल यहाँ पे लिखा गया है कि ओनली प्रायोरिटी 5 में 10th एंड 11th। तो 10th एंड 11th यहाँ पे आप देखिएगा तो बेसिकली 10th हो जाता है आपका प्रेसिडेंट पुलिस मेडल अवार्ड हो जाता है, और 13th हो जाता है पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री अवार्ड हो जाता है। बाकी ये सारा जो है ये आपके डिफेंस के लिए है। डिफेंस में आपका आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों कवर अप होता है। तो 5% जो सीट्स हैं वो रिजर्व्ड होती है। अब 5% सीट रिजर्व होने का मतलब ये होता है कि आप जितनी भी, मान लीजिए 96 अगर सीट्स हैं तो इसमें +5% और आपको इंक्रीज करना होता है, तो यानी 5 मोर सीट्स एडिशनली क्रिएट किया जाता है और उन लोगों को एडमिशन दिया जाता है जिनके पेरेंट्स जो है डिफेंस में हैं। और हम लोगों ने अभी तक जो है जो डिफेंस कैटेगरी के लिस्ट आई थी उसके हम लोगों ने अभी तक शेयर नहीं किया है, कट ऑफ रिलीज नहीं किया है, किस प्रायोरिटी लिस्ट में एडमिशन हुआ था उसके बारे में भी हम लोगों ने नहीं बताया था, तो उसको हम लोग सेपरेटली कवर अप करेंगे। तो प्रायोरिटी 1 है जिनके पेरेंट्स जो हैं वो मार्टर्ड हो गए थे, तो वो उनके पहले प्रायोरिटी है। ठीक है। दूसरा मार्टर्ड इन द सेंस कि डूइंग द कोर्स ऑफ एक्शन, और दूसरा जो प्रायोरिटी है वो डिसेबल्ड की है। ठीक है। और तीसरा जो है वो डेथ ड्यूरिंग मिलिट्री सर्विस नॉट इन एक्शन हो जाता है। ठीक है। फोर्थ है डिसेबल्ड अगेन। तो यहाँ पे अलग अलग, और फिफ्थ प्रायोरिटी लिस्ट में अलग अलग जो मेडल्स हैं। सिक्स प्रायोरिटी लिस्ट में जो कि जिनके पेरेंट जो है अब सर्विस में नहीं है, एक्स सर्विसमैन है। और जो सेवन्थ प्रायोरिटी है वो सिर्फ वाइफ के लिए है। ठीक है। और एट्थ प्रायोरिटी है आपके वार्ड्स ऑफ सर्विंग पर्सनल, और नाइन्थ है आपके ये वाइफ्स ऑफ सर्विंग पर्सनल। तो वार्ड्स मतलब बच्चे हो गए, और वाइफ के लिए अलग से दे दिया गया है। और यहाँ पे आप देखिएगा जो प्रायोरिटी 1 है वो आपका वाइफ, विडो दोनों के लिए ही है। तो अगर आपके पास इसको आपको चाहिए तो आप डिटेल में, तो आप एक बार 8448878849 पे आप एक बार व्हाट्सएप कर दीजिएगा, तो प्रोस्पेक्टस का ये पूरा आपको भेज देंगे, सो दैट आप लोग भी अपना चेक कर लीजिएगा कि आप कौन से कैटेगरी में या प्रायोरिटी लिस्ट में फॉल करते हैं। तो ये सारी ही इन्फॉर्मेशन आपको के साथ शेयर करनी थी, और इसके साथ साथ हम लोग अलग अलग कोर्सेज़ के बारे में भी शेयर करेंगे। और अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ साथ जो है ऑनलाइन क्लासेस के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो 8448878849 आपको व्हाट्सएप करना है। और जैसा कि आप जानते हैं CUET के अंदर जो है अब JNU, इसके अलावा दिल्ली यूनिवर्सिटी, BHU, HCU और पौंडीचेरी, ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं जो अब SCU की स्कोर से जहाँ पे एडमिशन दिया जा रहा है। और 2023 के लिए जो DU को भी इसी लिस्ट में इंक्लूड कर दिया गया है। तो अब हाई टाइम है आपको अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करने का। और प्रिपरेशन से रिलेटेड कोई भी अगर आपको असिस्टेंस चाहिए तो आप लोग कॉल या मैसेज कीजिएगा। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें। और कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो आप वीडियो के कमेंट में भी कमेंट कर सकते हैं, एंड विल ट्राई टू आंसर इट एज सुन एज पॉसिबल। सो थैंक यू एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट।